एक बेटी, एक माँ, एक पत्नी। जब अंतिम विदाई का समय आता है तो इंसान बस एक ही चीज चाहता है, अपने किसी अपने को आखिरी बार छू लेना, आखिरी बार देख लेना और दिल से विदा कहना। लेकिन सोचिए, अगर आपको वो मौका भी ना मिलने दिया जाए, अगर उसी पल आपको रोक दिया जाए, गेट बंद कर दिया जाए और आपकी आवाज, आपकी चीखें, आपकी दहाड़ती हुई पुकार दीवारों के पीछे खो जाएं। हेमा मालिनी चिल्लाती रहीं, रोती रहीं, बार बार यही कहती रहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझे अंतिम बार उन्हें देखने दीजिए। लेकिन उन्हें अंतिम रस्में करने तक नहीं दी गईं। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। शाम ढल चुकी थी और बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़कियों से आकर टकरा रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक भी किसी विस्फोट की तरह दिलों में उतर रही थी। उसी सन्न पड़े माहौल में सब बैठे थे। सनी देओल, जिनकी आंखों में गुस्से, दर्द और जिम्मेदारी का एक साथ उठा हुआ तूफान साफ झलक रहा था। हेमा मालिनी, जिनकी नजरें सामने होते हुए भी जैसे कहीं दूर खोई हुई थीं, उनकी चुप्पी में गहरा सागर सा दर्द था। और जरा दूरी पर रखी कुर्सी पर प्रकाश कौर, जिनके चेहरे पर बरसों का दबा हुआ दुख, अपमान और अनकही बातें किसी ज्वालामुखी की तरह जमा थीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस पंडित जी ने पूजा के आखिरी मंत्र पूरे करके बड़े गंभीर स्वर में कहा कि अब वसीयत पढ़ देना जरूरी है, वरना आगे चलकर कानूनी उलझनें खड़ी हो सकती हैं। इतना सुनते ही सनी तेज आवाज में भड़क उठे, बोले कि अभी वसीयत की कोई जरूरत नहीं है। पिता को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। लेकिन हेमा ने बेहद शांत मगर कठोर लहजे में कहा कि सच जितनी देर से सामने आएगा, तकलीफ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। उनके ये शब्द पूरे कमरे में बिजली की तरह दौड़ गए। पास ही दीवार का सहारा लिए खड़े बॉबी देओल की आंखों में आंसू भरे थे, मगर उन आंसुओं के पीछे तनाव की गहरी रेखाएं भी साफ उभर आई थीं। वसीयत पढ़ी जाएगी, हेमा ने और कड़कते हुए कहा, क्योंकि अगर हम और देर करेंगे तो हालात हमारे हाथों से निकल सकते हैं। ये सुनकर प्रकाश कौर की आंखें और भी लाल हो गई। उनके दिल में एक ही बात चल रही थी, अब सच सामने आएगा। अब पता चलेगा कि इस घर में असल में किसकी कितनी कीमत थी, कौन वाकई अपना था और कौन नहीं। वसीयत लाने के लिए सब धर्मेंद्र साहब के उस पुराने कमरे की ओर बढ़े, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसलों को कागज पर उतारा था। कमरा आज भी वैसा ही था। पुरानी अलमारी से आती लकड़ी की भीनी खुशबू, दीवार पर टंगी उनकी तस्वीर, पास ही रखी उनकी पसंदीदा कलाई घड़ी और हवा में रची बसी उनकी मौजूदगी, जैसे उनकी मूंछों की खुशबू तक वहीं ठहरी हो। जैसे ही सनी ने अलमारी का ताला खोला और चाबी घुमाई, एक तेज आवाज गूंजी, मानो बरसों बाद किसी बंद ताले ने कराह कर अपनी चुप्पी तोड़ी हो। अलमारी के भीतर जेवरों के डिब्बे, जमीन जायदाद के कागजात, कुछ पुरानी नोटबुक्स और ठीक बीचों बीच एक लोहे की तिजोरी रखी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी और किनारों पर किसी के पुराने उंगलियों के निशान अब भी दिख रहे थे। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि लगता था उनकी आवाज भी सुनाई देने लगेगी। लेकिन तिजोरी की चाबी, किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी अचानक ईशा देओल दौड़ती हुई कमरे में आई। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने कहा, माँ, शायद यही चाबी है। और उसके हाथ की एक छोटी सी चाबी मेज पर रखे जाते ही फिर से पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। मानो अब जो खुलने वाला था वह सिर्फ एक तिजोरी नहीं, बल्कि बरसों से दबी एक सच्चाई थी। सनी ने उस छोटी चाबी को उठाकर धीरे से तिजोरी के लॉक में लगाया। जैसे ही एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई, तिजोरी अपने आप खुल गई और उसी क्षण पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया, क्योंकि अंदर सिर्फ वसीयत नहीं रखी थी, वहां एक पुराना पीला सा लिफाफा पड़ा था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इसे तभी खोलना जब सच जानने की हिम्मत रखो। ये पढ़ते ही सबकी सांसें जैसे अटक गईं। हेमा ने तुरंत कहा, पहले वसीयत पढ़नी चाहिए। मगर प्रकाश कौर का संयम टूट गया और वह ऊंची आवाज में बोली, नहीं, पहले यही लिफाफा खोलेगा, क्योंकि इसी में वो सच्चाई छुपी है जिसे तुम सब बरसों से दबाते आए हो। सनी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज कांप उठी, बस करो, पापा को गए अभी 3 दिन भी नहीं हुए और तुम लोग तमाशा बनाने पर तुले हो। लेकिन अब कमरे में मौजूद हर इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस लिफाफे में ऐसा क्या राज है जिसे धर्मेंद्र साहब ने दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। कुछ पल की तनातनी के बाद आखिरकार वह लिफाफा खोल दिया गया। उसके अंदर एक पुरानी डायरी का फटा सा पन्ना था, जिस पर कांपते हाथों से लिखे शब्द थे, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो मैं अपनी आखिरी सांस ले चुका हूँ। मेरी एक भूल ने 2 परिवारों को निगल लिया। मेरी संपत्ति के लिए मत लड़ना, क्योंकि असली खजाना उस अलमारी के पीछे है, जहां मेरा सबसे बड़ा सच दफन है। सबकी नजरें एक दूसरे से टकराईं और बिना एक शब्द कहे सबने मिलकर अलमारी को धीरे धीरे पीछे की ओर सरकाया। दीवार हल्की सी कांपी और उसके अंदर एक छोटा सा गुप्त दरवाजा दिखाई दे गया। जैसे ही वह दरवाजा खोला गया, अगर तुम सब यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी जिंदगी में मुझसे कई बड़ी गलतियां हुई। मैंने 2 परिवार बसाए, 2 औरतों के दिल को चोट पहुंचाई, अपने ही बच्चों के बीच दीवारें खड़ी कर दी, और यह सब मैंने सिर्फ अपनी खुदगर्जी में किया। लेकिन अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी सारी संपत्ति, मेरी जमीन, मेरी दौलत एक ट्रस्ट के नाम कर दी जाए, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके इलाज में खर्च होगी। तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सभी के पास पहले से बहुत कुछ है। असली लड़ाई तुम्हारी नहीं,
उन बच्चों की है जो हर रोज भूख और बीमारी से जूझते हैं। पूरा कमरा जैसे हिलकर रह गया। हेमा मालिनी वहीं फर्श पर बैठ गईं। प्रकाश कौर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सनी ने वीडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि वह ठीक से बटन भी नहीं दबा पा रहा था। और तभी स्क्रीन पर धर्मेंद्र साहब की आखिरी पंक्तियां गूंजने लगीं। अगर सच में तुम सब मुझसे प्यार करते थे तो आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होना, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। वीडियो खत्म हो गई, मगर कमरे में पसरी खामोशी और अंदर दबे चीखों की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही थी। उस सन्नाटे में किसी तूफान के गुजर जाने के बाद की भयानक शांति थी। दम घोंट देने वाली, सीने को चीरने वाली खामोशी, जिसमें हर सांस बोझिल हो गई थी। सनी वहीं बैठा रह गया। उसकी नजरें उस काली पड़ चुकी स्क्रीन पर जमी थीं, जहां कुछ पल पहले उसके पिता की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे धीरे से कह रही हो, बेटा आपस में मत लड़ना। लेकिन अब वह मुस्कान सिर्फ एक रिकॉर्डिंग में कैद रह गई थी, असली जिंदगी से बहुत दूर। दूसरी ओर बॉबी दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसके चेहरे पर पसरा दर्द शब्दों में समेटना नामुमकिन था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिता के जाने के बाद उसी घर की चारदीवारी के भीतर सच ऐसे तूफान की तरह टूट पड़ेगा। वहीं प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, दो औरतें जिन्होंने उसी एक इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, एक पल को ऐसा महसूस करने लगीं जैसे किसी ने उनके सीने के भीतर तेज खंजर उतार दिया हो। उनके चेहरों पर एक ही सवाल तैर रहा था, क्या वाकई यह सब उसी आखिरी दिन के लिए लिखा गया था? धर्मेंद्र साहब की रिकॉर्डिंग में कही गई आखिरी बातें अब भी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं। अगर मुझसे प्यार है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, जैसे यह महज एक वाक्य नहीं, बल्कि उनका अंतिम हुक्म, उनकी अंतिम ख्वाहिश और उनका आखिरी सपना बन चुका हो। लेकिन सच यही था कि अब घर के लोग एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। प्यार की जगह अपराध बोध ने ले ली थी, नफरत की जगह शर्म ने, और शिकायतों की जगह बस एक भारी चुभती हुई खामोशी फैल गई थी। उस रात पूरे घर के किसी भी कोने से रसोई की हल्की सी आवाज तक नहीं आई। किसी के मुंह से एक दाना भी नहीं उतरा। सब अपने अपने कमरों में तो चले गए थे, लेकिन नींद किसी की आंखों के करीब भी नहीं आई। बाहर बारिश और ज्यादा तेज हो चुकी थी। बादलों की गरज किसी दर्द भरी चीख जैसी लग रही थी, मानो पूरा आसमान भी उनके इस मातम में शामिल हो गया हो। अपने कमरे में अकेला बैठा सनी सामने रखी मेज को लगातार घूर रहा था। उसी मेज पर धर्मेंद्र साहब की वही पुरानी डायरी रखी थी। मोटे चमड़े की जिल्द, पीले पड़ चुके पन्ने और समय के साथ घिस घिस कर कमजोर हो चुके किनारे। कांपते हुए हाथों से उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखी पंक्ति उसकी आंखों में उतर गई। हर शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारत पहली ही बरसात में ढह जाती है। ये शब्द पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कागज पर गिरकर फैल गए। उसके जहन में यादों का एक तूफान उमड़ने लगा। बचपन की मासूम दौड़ भाग, पिता की मजबूत बाहें, उनकी गोद की गर्माहट, फिल्म के सेट्स की हलचल, कैमरे के सामने पहली बार खड़े होने की घबराहट, डांट में छिपा प्यार और तारीफों के पीछे छुपा गर्व, सब कुछ एक साथ उसके मन के पर्दे पर चलने लगा। उसने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे अब भी पिता की उंगली थाम सकता हो, लेकिन उसकी मुट्ठी में सिर्फ खालीपन ही सिमट कर रह गया। खुद को संभालते हुए उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, जो मैंने किया शायद वह सही नहीं था, लेकिन जो गलतियां मुझसे हुईं वे भी मजबूरी की कोख से जन्मी। परिवार को टूटने से बचाने के लिए मैंने झूठ का रास्ता चुना और उसी झूठ ने मुझे मेरे अपने घर में पराया बना दिया। इस एक वाक्य ने सनी के दिल को छलनी कर दिया, जैसे उसे खुद अपने ही ऊपर दोषी होने का एहसास होने लगा कि वह कभी अपने पिता के अंदर छुपे दर्द को पढ़ ही नहीं पाया। इधर हेमा मालिनी खिड़की के पास खड़ी अंधेरे आसमान को निहार रही थीं। बाहर फैली काली घटाएं किसी अधूरी कहानी की तरह लग रही थीं। बहुत धीमी आवाज में, लगभग खुद से ही उनके होंठों से निकला, क्या हम सच में उनकी खुशी का हिस्सा थे या सिर्फ उनके फैसलों की एक मजबूरी? ये कहते कहते वह टूटकर वहीं नीचे बैठ गईं। उनकी आंखों में सालों से दबा हुआ दर्द अब बिना किसी रोक के बहने लगा। दूसरी तरफ कमरे में प्रकाश कौर बिस्तर पर सिर थामे बैठी थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और सूखे होठों से एक बिखरी हुई सी आवाज निकली, इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने हम सबसे छुपाई, आखिर क्यों? उस पूरे घर में सवालों का अंबार था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। हर तरफ सिर्फ एक ऐसी खामोशी फैली थी जो धीरे धीरे हर दिल के अंदर और गहरी होती जा रही थी। मन में एक अजीब सा विचार उठा, क्या मैं सचमुच इतनी दूर निकल आई थी? बहुत देर तक कोई भी किसी से कुछ कह नहीं सका, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सूरज की हल्की हल्की किरणें पर्दे को चीरती हुई कमरे के अंदर फैलने लगीं। हवा में एक अनोखी सी शांति घुल चुकी थी और उसी खामोश सुकून के बीच सब लोग फिर से बैठक में आकर बैठ गए। इस बार चेहरों पर गुस्से की जगह थकान की गहरी रेखाएं थीं, आंखों में समझ का बोझ और दिलों में पछतावे की परछाइयां। टेबल के ऊपर वही पुराना पीला लिफाफा रखा हुआ था, जिसकी गहरी सिलवटें साफ बता रही थीं कि उसी ने इस पूरे परिवार की किस्मत और रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। सबकी निगाहें सनी पर टिक गईं, क्योंकि वही था जिसने हमेशा परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा और पिता के फैसलों की सबसे पहले अनुभूति और समझ रखी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, पापा जो चाहते थे वही होगा। यहाँ कोई विरासत का दावा नहीं करेगा,
कोई हिस्सा नहीं मांगेगा, हम सब मिलकर सिर्फ उनके सपनों को पूरा करेंगे। उसकी आवाज टूटती जरूर थी, लेकिन उसमें वही दृढ़ता झलक रही थी जो कभी उसके पिता की आंखों में चमकती थी। बॉबी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और भारी आवाज में बोला, मैं भी सहमत हूं भैया। अगर पापा चाहते थे कि एक ट्रस्ट बने तो वही सही होगा। हम सब मिलकर उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक उसी समय एक दृश्य सामने आया जिसने सभी को भीतर तक हिला दिया। प्रकाश कौर धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उनके कदमों में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि थकान और शांति का एक अजीब मिश्रण था। वह चुपचाप हेमा मालिनी के पास गईं और बिना एक शब्द बोले उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, जैसे किसी ने उस दर्द भरी हवा पर मरहम रख दिया हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इनमें अब जहर नहीं था, बल्कि समझ और इंसानियत की चमक थी। प्रकाश कौर कांपती आवाज में बोली, वसीयत को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। धर्मेंद्र सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी थे। हम दोनों उनकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा हैं। अगर उनकी अंतिम इच्छा यह थी कि हम साथ खड़े हों, तो हम साथ खड़े रहेंगे। इस दृश्य ने सनी और बॉबी के कदम अपने आप आगे बढ़ा दिए। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई कैमरा नहीं था, कोई दुनिया नहीं देख रही थी, कोई मजबूरी नहीं थी, सिर्फ पिता की अंतिम इच्छा थी जिसने बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। उसी शाम यह तय हुआ कि एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। प्रेस, मीडिया और पूरे देश के सामने घोषणा की जाएगी कि धर्मेंद्र फाउंडेशन ट्रस्ट आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा, उनके इलाज और बुजुर्ग कलाकारों की मदद के लिए काम करेगा। किसी ने धन या हिस्सा नहीं मांगा। वसीयत का वितरण पैसों में नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों में किया गया। सनी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, बॉबी संचालन प्रमुख, हेमा मालिनी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अध्यक्ष और प्रकाश कौर महिला सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी मिली। उस दिन वसीयत कागजों में नहीं, बल्कि दिलों में बांटी गई। रात में जब ट्रस्ट की इमारत का पहला पत्थर रखा गया, तो सबने एक साथ आसमान की ओर देखा। बादलों के पीछे कहीं हल्की सी रोशनी चमक रही थी, मानो धर्मेंद्र की पुरानी मुस्कान अब भी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। सनी ने धीरे स्वर में कहा, पापा, आज आपने हमें फिर से एक परिवार बना दिया। और मानो हवा में उनकी आवाज फिर से गूंज उठी। लड़ाई घर तोड़ देती है, लेकिन प्यार इतिहास बना देता है। इस एहसास के साथ एक लंबा, दर्द भरा लेकिन उम्मीद से भरा अध्याय धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंचा। उपरोक्त वर्णन एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए घटनाक्रम, संवाद, वसीयत, गुप्त दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और संपत्ति से जुड़ी बातें किसी भी आधिकारिक स्रोत द्वारा पुष्टि नहीं की गई हैं। अतः इसे तथ्यात्मक सत्य न मानकर केवल कल्पना या काल्पनिक कथा के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।